दोबारा आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सीधा अपना अगला सवाल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम बुखारी जी, साहब। वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। जी, बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, मुझे अपने बच्चों के बारे में सवाल करना है। मैं अपने बच्चों की जो है उनको ब्रिटिश सिटीजन के लिए, उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। और मेरे बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और उनके पास टीयर 1 डिपेंडेंट वीज़ा है और मेरे पास जो है वो इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है। और नेक्स्ट मंथ मैं भी जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूंगा। और मेरी वाइफ के पास जो है वो भी टीयर 1 डिपेंडेंट वीज़ा है। तो यानी कि मेरे पास इनडेफिनेट है और मेरे जो जितने भी डिपेंडेंट हैं उनके पास टीयर 1 डिपेंडेंट वीज़ा है। जी क्या ठीक। मैं अपने बच्चों की, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या बच्चों की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एज ए ब्रिटिश नेशनल और नॉट? जी बिल्कुल। ओके, चलो मैं बताता हूँ जी। इसमें ये याद रखिए, आप किसी कानून के अंदर नहीं आते, लेकिन एक डिस्क्रेशन हमेशा मौजूद होता है जिसके अंदर होम ऑफिस फैसला कर सकता है कि वो आपके बच्चों को यहाँ पे नेशनलिटी दे। मुझे नहीं लगता कि अभी आपके बच्चों का टाइम होगा इसमें नेशनलिटी लेने का। मैंने अभी एक रिसेंटली केस किया है जहाँ पे एक साहब यहाँ पर आए, वो खुद ब्रिटिश नेशनल हैं, उनके साथ 2 बच्चे उनके ब्रिटिश नेशनल हैं, उनकी दोनों बच्चे वो ऑलरेडी यहाँ पे मूव हो गए। और हमने उनको यही कहा कि जी आप मेक श्योर करें कि आपके बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएं, आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्टर्स की हो जाए, सारा कुछ हो जाए। एक बेटी उनके साथ थी जो कि यहाँ पे एज ए ब्रिटिश नेशनल नहीं थी, वो बाहर पैदा हुई थी और वो अब उनके साथ यहाँ पर आई थी और वो विजिट पे आई थी। अब वो ये चाह रहे थे कि जी उसको यहाँ पे रजिस्टर करा लिया जाए। तो मैंने जो उनका केस बनाया उसको इसी सारे पॉइंट के ऊपर बनाया कि वो खुद ब्रिटिश नेशनल हैं, वो अब यूके मूव हो गए हैं, अब वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने घर ले लिया, उनके बिल्स वगैरह शुरू हो गए। उनके बच्चे हैं साथ जो कि बच्चे ब्रिटिश नेशनल्स हैं जो यहाँ पर अब आके स्कूलों में जा रहे हैं और उन्होंने बाकी ज़िंदगी यहीं गुजारनी है। सो इस फैमिली का जो पूरा प्लान है, वाइफ जो उनकी है वो अभी वापस अपनी कंट्री में ही थी, जो इनका प्लान है वो ये कि फैमिली ने अब यहीं पे रहना है और यहीं पे चलना है। सो हमने जो रिक्वेस्ट की होम ऑफिस को, वो ये रिक्वेस्ट की कि ये बच्ची जो कि ब्रिटिश नेशनल नहीं है लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जिसने अब बाप के साथ रहना है, बाकी अपने दोनों बहन भाइयों के साथ रहना है और इसको यहीं पे रहने की इजाज़त होनी चाहिए। सो इसको क्यों बाहर रखा जाए, इसको क्यों ना ब्रिटिश नेशनल रजिस्टर किया जाए। उसके ऊपर काफ़ी एक दो जो मेरे अपने कॉलीग्स हैं दफ्तर में, उनके साथ भी हमने डिस्कशंस की और उसके बाद जो आखिर में नतीजा निकला वो ये कि 2-1 वोट के ऊपर हमने फैसला किया कि हम ये एप्लीकेशन करेंगे और हमने वो एप्लीकेशन की और अभी पिछले हफ्ते ही उनकी बच्ची की रजिस्ट्रेशन हो गई है एज ए ब्रिटिश नेशनल। अब इसमें याद रखिए कि वो बच्ची यहाँ पे विजिटर आई और उसका यहाँ पे और कोई स्टेटस नहीं था सिवाय इसके कि वो एक विजिट के ऊपर है, लेकिन क्योंकि बाप उसका ब्रिटिश नेशनल है और बाकी बहन भाई उसके ब्रिटिश नेशनल्स हैं और पूरी फैमिली यहाँ पे मूव होने की बात करिए तो हमने वो डिस्क्रेशन इन्वोक करवाया वहाँ से। अब उस बात के ऊपर ही मैं आपको ये कहूँगा कि आपकी सिचुएशन उससे थोड़ी सी अभी डिफरेंट इसलिए है कि आप तो ब्रिटिश नेशनल हैं लेकिन जो आपके बच्चे हैं वो अभी ब्रिटिश नेशनल्स नहीं हैं। सो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप सारों को ही बच्चों को ही ब्रिटिश नेशनल करना चाह रहे हैं तो आपकी जो कनेक्टिंग फैक्टर वो सिर्फ आप अकेले हैं। सो अगर ऐसी बात होती कि आप और आपकी वाइफ दोनों ब्रिटिश नेशनल्स होते, बच्चे बाहर पैदा हुए होते या इंडेफिनिट लीव होल्डर्स भी होते, बच्चे बाहर पैदा हुए होते और आप कहते हैं कि अब पूरी फैमिली यहाँ मूव हो रही है, इनको यहाँ पर रजिस्टर कर दिया जाए, तो वहाँ पर भी आपका डिस्क्रेशन बन सकता है। आपके केस में मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल इसको ट्राई करके देखें। तो एक बस टच एंड गो वाली सिचुएशन है कि हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। मैंने जो अभी पहले केस की जिसका जिक्र किया उससे ही मैंने बिल्कुल अपने क्लाइंट को साफ बताया था कि जी आप जो फीस अपनी स्पेंड करेंगे यहाँ पे हो सकता है पूरी फीस आपकी ज़ाया हो जाए और आपको रिफ्यूजल आ जाए, लेकिन अगर काम हो गया तो आप खुश होंगे, जो कि आई एम श्योर वो बहुत खुश हैं। अब आपको भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि अगर आप इस चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं एक डिस्क्रेशन को इन्वोक करने के लिए सेक्शन 1(3) के तहत, जी 1(3) के तहत आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि ये चीज़ शायद आपके लिए चल जाए। लेकिन जो फैक्टर्स देखे जाते हैं उनको समझते हुए मुझे आपके लिए केस होना ज़रा मुश्किल लगता है कि ये आपका थ्रू होने देंगे। बात वही आती कि अगर आपका परमानेंट इरादा यहीं पे रहने का है, आपके वो डिपेंडेंट्स के तौर पर आए हुए हैं और आप उनको आगे से अब यहाँ पे लेके चलना चाहते हैं बाकी इमिग्रेशन स्टेटस की परमानेंट स्टेटस की तरफ भी, तो एक आर्ग्यूमेंट बन सकती है। लेकिन वो यही बात है कि आप उसको ट्राई करके देखेंगे, इसमें आपको कोई हतमी तौर पे जवाब नहीं दे सकता। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, हाँ जी जी, हाँ जी, मेरे को सवाल पूछना है। बताएं। हाँ जी, हाँ जी, सवाल भी तो बताएं ना जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा जी जी।
हेलो, हाँ जी। फोन अपना अपना टीवी बंद करें वरना आपकी कॉल कट जाएगी अभी, ठीक हाँ है जी, जी। टीवी बंद कर दें, बंद आवाज बंद कर दें और आप मुझसे बात करें डायरेक्टली। जी हाँ बताइए। जी, ठीक है जी। हाँ जी, मैं मिसेस कौर बोलती हूँ। जी। हाँ जी, मैंने ब्रिटिश थी नेशनलिटी मेरी, हाँ। और मैंने फैमिली स्पॉन्सर की थी इंडिया से। हम्म। तो 2009 में इंडेफिनेट मिल गई थी मेरे सन को और मेरे हस्बैंड को। ठीक तो अभी मेरे हस्बैंड ने तो ब्रिटिश पासपोर्ट बना लिया। ठीक। तो 2013 में बना लिया ब्रिटिश पासपोर्ट, और बेटे ने नहीं अभी बनाया। मैंने ये पूछना था कि उसके पास इंडेफिनेट स्टैंप भी है, सारा कुछ है, अभी उसको 2009 की इंडेफिनेट है, तो नए लॉ में आता है अभी उसको ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए वो करना पड़ेगा, टेस्ट पास करते हैं। टेस्ट अभी उसकी उम्र क्या है पहले ये बताएं, बच्चे की उम्र क्या है? उस बेटे की उम्र, हाँ जी। हाँ जी, उसकी उम्र अभी 30 साल की होगी, 30 ईयर। 30 ईयर्स, 30 साल का है। हाँ, अच्छा, तो 30 का बच्चा नहीं है, फिर इसका मतलब वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका हुआ है। अच्छा, हाँ जी, 30 साल का है। 30 साल का है। और यूके कब आया था? 2009 में ही आया था? हाँ जी, 2009 में आया था। 9 में ही आया था, उससे पहले तो वो यहाँ पे नहीं था। 2006 में। 2006 में आया था। हाँ जी। ओके ठीक है। 2006 से लेकर 2009 तक उसका क्या स्टेटस रहा था जी? हाँ जी, वो वीजा दिया था उसको, स्पाउस वीजा। हाँ जी, हाँ मतलब जी, लीगल sponsor रहा ना वीजा। थ्रू आउट, कहीं पे इलीगल तो नहीं हुआ? वीजा उसके बाद 2009 में इंडेफिनेट मिल गई। 2009 में तो इंडेफिनेट मिल गई, 2006 से लेके अभी तक वो हाँ जी। लीगल ही रहा ना सारा। हाँ जी। चलो अब आप गौर से सुनो, जवाब मैं देता हूं आपको जी। आपने इंग्लिश लैंग्वेज का पूछा कि उसको क्या लाइफ इन द यूके टेस्ट करने की जरूरत है, क्या नया कानून इस पे अप्लाई होगा? बिल्कुल अप्लाई होगा। कानून ये ऐसा नहीं कहता कि अगर 2006 में आया था तो जब उसे नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है तो 2006 वाला कानून इस्तेमाल करेंगे, नहीं। 2006 में कहीं पे लाइफ इन द यूके टेस्ट का जिक्र नहीं था, ना ही इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत थी, लेकिन अब उन सब चीज़ों की जरूरत है। 2009 में उसको जब मिला उस वक्त भी उसको इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ी होगी, लेकिन अब उसको इन सब चीज़ों को करना पड़ेगा। उसको लाइफ इन द यूके टेस्ट भी करना पड़ेगा और उसको अपने जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी B1 लेवल के ऊपर दिखानी पड़ेगी। अगर वो ये नहीं करेगा तो उसको नेशनलिटी नहीं मिलेगी। 10 साल उसको यहाँ पर हो गए हैं, उन पिछले 10 साल के अंदर कहीं पे उसने अगर इन ब्रीच काम नहीं किया, कहीं पे कोई गैप नहीं आया उसके इमिग्रेशन स्टेटस में, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं हुई, तो इन सब चीज़ों की बेसिस पे वो नेशनलिटी के लिए अब अप्लाई कर सकता है। देखा जाता है नेशनलिटी पिछले 5 साल को कि आपका लीगल रेजिडेंस रहा कि नहीं। अब जो कानून 2014 से चल रहा है, आपके पिछले 10 साल को देखा जाता है ये देखने के लिए कि कहीं आपकी गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई खलल तो नहीं पैदा होता। अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो आपकी नेशनलिटी बन सकती है। आपको मैं इतना कहूँगा कि जी प्लीज़ खुद मत करना इस चीज़ को। आप जिस तरह से देखते हो ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है जिस तरह से मुझे उसको देखने की ज़रूरत है। तो या तो आप किसी को दिखाइए जो कि उसको समझता हो, या किसी वकील के पास जाइए जो जाके आपको काम करने दे। मेरा आपको अगर पता करना है तो आपको पता है मुझे कैसे पता करना है, मेरे पास आ जाए, मैं कर दूंगा आपका काम। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मैं मुज़म्मिल बात कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि 2014 में ब्रिटिश नेशनल से शादी की तो मुझे 2.5 ईयर का वो जो वीज़ा दिया, ठीक। तो अभी मुझे एक्सटेंशन अप्लाई करनी है। तो 2015 में मेरी यहाँ की जो ब्रिटिश वाइफ है, इसने मेरी पाकिस्तान में शादी खुद करवाई और वहाँ से एक बच्चा भी हो गया। तो अच्छा। अब मुझे एंड ऑफ दिस ईयर मुझे अप्लाई करना है एक्सटेंशन के लिए फर्दर। हाँ। तो क्या मैं अगर वो उस वाइफ को डिक्लेयर करता हूँ पाकिस्तान वाली को और बच्चे को, तो मुझे उसका फायदा होगा या नुकसान? अच्छा, आप अभी भी अपनी ब्रिटिश नेशनल वाइफ के साथ ही रहते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सब छोड़ने का सही भी है। कोई इरादा नहीं है, खुद इसने शादी करवाई, मैं इसी के साथ रहता हूँ। ओके, चलें ठीक है जी। आज बड़े इंटरेस्टिंग सवाल उठ रहे हैं। चलें, मैं अब आपको ये कहता हूँ जी, आपने जब शादी की तो आपने क्या डिक्लेयर की अपनी इंटेंशन? उस वक्त आपकी इंटेंशन ये थी कि आपकी एक ब्रिटिश नेशनल के साथ शादी है, उस शादी की बेस पे आपको यूके में स्टेटस दिया जाए। उस शादी की बेस पे आपको यहाँ पे स्पाउस वीज़ा मिल गया और आपको 2.5 साल की लीव दे दी गई। अब जिस भी वजह से आपने जाके दूसरी शादी की, आपकी वाइफ उसके साथ शामिल है उसके अंदर, और आपके जाके वहाँ पे एक बच्चा भी हो जाता है। अब एज लॉन्ग एज आप उस बीवी को यहाँ पे लाने की कोशिश नहीं करते, आपको कोई नुकसान नहीं है।
आप कह सकते हैं कि जी मेरा मेन रिलेशनशिप यहाँ पे है, ये वजूहात है जिसकी वजह से मैंने दूसरी शादी की पाकिस्तान जाके या जहाँ जाके भी, और उसके बाद मेरा वो रिलेशनशिप वहाँ पर है, लेकिन मेरा जो मेन रिलेशनशिप है, जो मेरी बीवी है, जो मेरी कानून के एहतराम के लायक जो बीवी है, वो यही वाली है जिसके साथ मैं यहाँ रहता हूँ। तो जब आप एक्सटेंशन के लिए जाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मसला कहाँ पर आता है, जब आप कोशिश करते हैं कि जी मैं एक म्यान में 2 तलवारें डाल के चलूंगा, वो चीज़ नहीं हो सकती। आप ये नहीं कर सकते कि जी ये मेरी ब्रिटिश नेशनल बीवी है जिसके साथ मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, अब हमने दूसरी शादी मैंने वहाँ पे की है, मैं उसको भी लेकर आना चाहता हूँ। वो चीज़ करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आप बच्चे को लेकर आना चाहें तो वो आप लेकर आ सकते हैं। अगेन उसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ आएंगी, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही, क्योंकि आपके पास अभी डिस्क्रेशनरी लीव है। मैंने अभी रिसेंटली एक केस किया है जहाँ पे हमारा ये मसला ही इसी तरह का ही मसला है कि ब्रिटिश नेशनल वाइफ है और हस्बैंड जो है उनके पास डिस्क्रेशनरी लीव है, और वो अपने बच्चे को, दूसरी मैरिज के बच्चे को पाकिस्तान से लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी रिफ्यूज़ कर दिया गया। अब हमें उसकी अपील में जाना है और अपील में लड़ना है कि क्या बनता है, वो अभी आगे जाके देखेंगे। लेकिन अभी आपको जो मैं चीज़ बता सकता हूँ वो ये है, आपने जब अपनी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है तो आप सारी इंफॉर्मेशन डिक्लेयर कीजिए, सब कुछ बताइए, लेकिन उसको एक्सप्लेन कीजिए ताकि आप कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकें। ये मैं कभी भी आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप कोई चीज़ छुपाएं और उनको दिखाएं मत, क्योंकि कल को आप बच्चे को लेकर आना चाहते हैं तो बच्चा कहाँ से निकल आया, कहीं ना कहीं से आप उसकी हिस्ट्री पूरी होती है। अगर आप अचानक कहते हैं हाँ जी बच्चा तो मेरा 5 साल पहले हुआ था, तो वो कहेंगे जी आपने पहले क्यों नहीं बताया, ये भी तो आपके लिए मसला हो सकता है। मेरे नज़दीक बेहतरीन चीज़ ये होती है जो सही सिचुएशन है उसको बयान करें, उसी के अंदर से कानूनन रास्ता निकालें और उस रास्ते के ऊपर केस को जीतें जाके, वो आपके लिए बेहतर होगा, बिकॉज बाकी ऑप्शंस भी फिर आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अपना टीवी प्लीज बंद कर दीजिए, फोन पे आप हैं, फोन पे मेरे से बात करें। अपना टीवी चलता रहेगा तो आप टीवी को देखते रहेंगे। हेलो हेलो जनाब। सर, मेरा एक सवाल है कि मुझे हेलो जी जी मैं सुन रहा हूं, आप बताइए। आप सिर्फ फोन को सुनिए, टीवी को मत देखिए जी। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है कि मैं EEA नेशनल के साथ मेरी शादी हुई और अक्टूबर 2011 में मुझे वीजा मिल गया। ठीक है, शादी कब हुई थी आपकी जी? शादी कब हुई थी? शादी हुई थी नवंबर 2008 में। ठीक है, और 2 साल के बजाय मैंने 3 साल के बाद अप्लाई किया। ठीक है, और मुझे अक्टूबर 2011 में वीजा मिल गया। सही। उसके बाद सर 4 साल मुतवातर मेरी वाइफ जॉब करती रही, मैं भी काम करता रहा, लेकिन हम वेल्स में रहते थे और यॉर्कशायर शिफ्ट हुए। ठीक। तो मेरे फादर इन लॉ जो दूसरी कंट्री में रहते थे यूरोप में, वो उनकी तबीयत खराब हो गई, हम दोनों मियां बीवी उधर चले गए। ठीक है, 3 महीने के लिए। अब 3 महीने के बाद हम वापस अपने मकान में यॉर्कशायर में आ गए। ठीक है, तो तकरीबन 1 महीना हो गया हमें वापस आए हुए जी। तो अभी मेरी बीवी को 2 घंटे की जॉब मिल गई है। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये मैंने पूछना था असल में, अच्छा, एक जब मुझे वीजा मिला था तो वो पेपर पे मिला था। ठीक है। ठीक है, तो मैंने अपना पासपोर्ट दोबारा भेजा उनको, तो उन्होंने मेरा वीजा जो पेपर पे लगाया उसमें उन्होंने 7 फरवरी की डेट दे दी 2012 की। ठीक है। तो अब मैं अक्टूबर में भी इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ 16 में, और फरवरी 2017 में भी कर सकता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि चाह रहा था कि वो जो मेरी वाइफ की 3 महीने जॉब का गैप आ गया, तो मैं अगर 3 महीने लेट अप्लाई कर दूं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। दूसरी बात ये कि अभी उसको 2 घंटे की जॉब मिल गई और शायद इसी महीने के एंड में उसको फुल जॉब मिल जाएगी। अब आप जरा रुकिए और आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 2008 नवंबर में आपकी शादी हुई है वाइफ के साथ, क्या 2008 नवंबर में वो काम कर रही थी? वो इधर यॉर्कशायर में काम कर रही थी, मेरी वजह से वो वेल्स आ गई। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ सर, क्या वो 2008 नवंबर में जब आपकी शादी होती है, क्या वो यूके में काम कर रही थी या कुछ और कर रही थी? क्या उतने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही थी? जी, कर रही थी। 2008 नवंबर से लेके क्या 2013 नवंबर तक वो कॉन्स्टेंटली काम करती रही? नहीं, बीच में कुछ अरसे के लिए ब्रेक आया, लेकिन फिर नवंबर 2009 से लेके 30। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूं सर, बताइए प्लीज। हाँ जी, नवंबर 2009 से लेके 30 सितंबर 2015 तक कॉन्स्टेंटली काम किया। नवंबर 2009 से लेके सितंबर 15 तक उन्होंने कॉन्स्टेंटली काम किया कंटिन्यूसली। और अब 3 महीने की जो ब्रेक आई थी, हम इधर मूव हो रहे थे, लेकिन वो उधर चले गए मेरे साथ। चले मैं अब आपको बताता हूँ,
आप अभी अप्लाई कर सकते हैं सर अपने परमानेंट रेजिडेंस के लिए। वो इस तरह से कि आपके और आपकी वाइफ का जो राइट बनता है वो राइट आपका बनता है ऑटोमेटिकली। वो पेपर्स के ऊपर जो भी लिखी जाती हैं डेट्स और ये वो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी वो कॉन्फर्मेशन होती है सिर्फ। आपकी वाइफ के साथ आपका राइट तब शुरू हो जाता है जब आपकी शादी जेन्युइन हो, आप इकट्ठे रह रहे हों और आपकी वाइफ अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही हों। अब नवंबर 2009 से लेके सितंबर 2015 तक का आपने टाइम बताया कि उन्होंने तकरीबन 6 साल कंटिन्यूसली काम किया। मैं अस्यूम कर रहा हूं कि उन सारे 6 साल में आप इकट्ठे भी रहे, यूके में रहे, आपकी लाइफ बिल्कुल एक जेन्युइन रिलेशनशिप के अंदर चलती रही। तो जब वो आपका एक 5 साल का ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए, उस टाइम पीरियड को दिखा के कि जी देखिए इस टाइम पीरियड के अंदर मेरे 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मुझे अपनी कंफर्मेशन चाहिए उस परमानेंट रेजिडेंस की जो मेरी बनती है। खुद मत कीजिएगा, मेरा मशवरा यही होगा किसी वकील से बात करें या मेरे से बात कीजिएगा। आपको मैं ये एप्लीकेशन करके दे सकता हूं। इसके अंदर टेक्निकलिटी है, वो लॉ को समझने वाली टेक्निकलिटी है। आप जिस तरह से उसको देख रहे हैं वो बिल्कुल गलत जाविये से देख रहे हैं। आप उसको उन डेट्स के साथ नहीं देख सकते जिन पे आपको यहाँ पे उन्होंने पेपर के ऊपर वो कॉन्फर्मेशन दी है आपके राइट की। ये चीज़ आपको समझनी है। ओके अभी अनफॉर्चुनेटली मैं इसके अंदर और डिटेल में नहीं जा सकता। मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास स्क्रीन पे आ रहा होगा। हमारी कोशिश होती है कि हम ईमेल्स का जवाब देते रहें। मैं खुद पर्सनली कोशिश करता हूँ अब ईमेल्स का जवाब देता रहूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। इस हफ्ते जैसा मैंने पहले अर्ज किया, मैनचेस्टर में लोगों से इस हफ्ते मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अगले हफ्ते इंशाल्लाह बर्मिंघम और उसके बाद मैनचेस्टर में मुलाकात होगी। बाकी अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी तो फिर आगे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।